प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। स्वागत प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी सरकार के बजट पर मुख्यमंत्री ने कहा, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर समाज हित का बजट। सिटी वन के माध्यम से गोरखपुर की जनता ने बजट पर दी अपनी प्रतिक्रिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों की पहली बैठक हुई संपन्न। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। सीडीओ की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति अनुश्रवण समिति के साथ बैठक हुई संपन्न। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक नगर महापौर की अध्यक्षता में हुई संपन्न। नगर के चौमुखी विकास पर हुई चर्चा। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षक शिक्षा में क्रियान्वयन पाठ्यक्रम में प्रारूप एवं विकास के विषय संदर्भ में राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। जिला कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहीद स्थल पर पुलिस के जवानों ने बैंड बजाकर शहीदों को किया नमन। जलकल एम्प्लॉइज यूनियन का वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को यूनियन के सदस्यों ने दी बधाई। नगर निगम परिसर में कैंप लगाकर लगभग 300 पुलिस नगर निगम कर्मी सहित अन्य कर्मियों का हुआ वैक्सीनेशन। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष की 18वीं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। तीसरे दिन भी विद्युत कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत नगरीय वितरण मंडल के कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। यांत्रिक संवर्ग के टेक्नीशियन कर्मियों की लंबित मांगों सहित अन्य समस्याओं को लेकर ध्यानाकर्षण आंदोलन का हुआ आयोजन। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल अंतर संकाय वॉलीबॉल पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। वर्ष 21-22 बजट के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी देते हुए बताया, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज से हमारी कैबिनेट भी ई कैबिनेट हो गई है। आज प्रातःकालीन सत्र में हमारा बजट पूर्व जो कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी वह भी ई कैबिनेट थी। और ये कैबिनेट के साथ ही आज आपने पेपरलेस बजट को पहली बार देखा है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं और आप सबको भी, आपने इसका आनंद लिया होगा, इसके लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, एक लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट के लिए मैं वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्तायुक्त श्रीमती राधा एस चौहान तथा वित्त विभाग की उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश के तीव्र धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क
और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है। मैं इस शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त आयुक्त जी को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को इतने शानदार बजट के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के वर्ष 21-22 के वित्तीय बजट पर सिटी वन चैनल के माध्यम से गोरखपुर की जनता ने दी अपनी प्रतिक्रिया। भाजपा की प्रदेश सरकार का यह अंतिम बजट है जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज पेश किया है। इस बजट को लेकर युवाओं में और जो समाज का जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षक वर्ग, वो किस नज़रिए से देखता है, हम सिटी वन के माध्यम से वो लाना चाहते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सर हैं, हम जानना चाहेंगे सर, प्रोफेसर जो बजट है उससे कितना संतुष्ट है और क्या उम्मीद थी? मैं प्रोफेसर अजय शुक्ला हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में प्रोफेसर हूँ DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। आज 2021-22 का बजट पेश हुआ जो पेपरलेस बजट था और कई माने में ये खास रहा। पांचवा बजट इस सरकार का ये रहा है और इस बजट में जो हमारे केंद्रबिंदु हैं, जैसे अगर जो इस सरकार की जो कैच लाइन है सबका साथ सबका विकास, उस पैटर्न पर ये बनाया गया है और इसमें महिलाओं और किसानों और युवाओं तीन को केंद्रित किया गया है। लेकिन मैं चूँकि शिक्षाविद हूँ, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो उससे संबंधित जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं वो मैं आपके साथ साझा भी करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि उस आधार पर बजट बहुत अच्छा रहा। मैं कुछ बिंदु भी मैंने नोट किए थे, जैसे जहाँ तक युवाओं की बात है, इस बजट में ये प्रावधान किया गया है कि जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, इसके अंतर्गत जो पात्र छात्र छात्राएँ होंगे उनको एक टैबलेट उपलब्ध कराया जाए। टेक्नोलॉजी का दौर है, माननीय मोदी जी भी बार बार कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं और बच्चे अगर जो हमारे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर ये बजट में प्रावधान है तो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। हमारी सबसे प्राच्य भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत विद्यालयों को प्रमोशन के लिए और संस्कृत भाषा को और उन्नतिशील बनाने के लिए और बच्चों में इंटरेस्ट जागृत करने के लिए गुरुकुल पद्धति के अंतर्गत निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था भी बच्चों के लिए की जा रही है। मॉडल कैरियर सेंटर भी किए जा रहे हैं। मैं इस विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स का डायरेक्टर भी हूँ, तो खेल से संबंधित भी कई चीज़ें इसमें की गई हैं कि खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इस नई शिक्षा नीति में भी खेल के लिए अलग से प्रावधान किया गया है और मेन कैरिकुलम का पार्ट रखा गया है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान किया गया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी पहल है खेल के क्षेत्र में। इसके साथ साथ अगर हम शिक्षा की बात करें, प्योर शिक्षा की बात, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की, तो बेसिक शिक्षा में जो बच्चों को, जैसे कुछ ऐसे निर्धन बच्चे होते हैं जो अपनी कॉपी किताबें, शूज़, सॉक्स इनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए इस बजट में अलग से बेहतर प्रावधान किया गया है उनके यूनिफॉर्म के लिए, उनके शूज़, सॉक्स के लिए, और जो मिड डे मील मध्याह्न भोजन चलता है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा बजट किया गया है। साथ ही साथ अगर माध्यमिक की बात करेंगे तो माध्यमिक में जो 3 सैनिक स्कूल पहले से जो प्रस्तावित थे उनको संपन्न करा करके, और गोरखपुर में, चूँकि मैं इसी जनपद से संबंध रखता हूँ, यहाँ पर एक सैनिक स्कूल का जो प्रावधान किया गया है वो बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि प्रत्येक मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय ज़रूर रहे।
और साथ ही साथ जितने भी राजकीय हमारे महाविद्यालय हैं उनके लिए एक अलग से फंडिंग की व्यवस्था हुई है, जिससे कि जल्दी से वहाँ पर निर्माण कार्य हो। युवाओं को ध्यान में रखकर, जैसे कि सर ने बताया कि बजट है, हमारे साथ युवा भी हैं और छात्र भी हैं। जैसे सरकार ने अभी टैबलेट देने की बात कही है, कितना लाभकारी होगा और लगता नहीं है कि बहुत लेट हो गया है? देखिए, कहा जाता अब चाहे जितना भी देर में आए, लेकिन ये जो है कदम सरकार का यह अत्यंत ही सराहनीय है। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से टैबलेट, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग जो है यह ज़रूरी हो गया शिक्षा के लिए। और अगर इस प्रकार का सरकार यह कदम उठा रही है तो निश्चित रूप से यह बहुत सराहनीय कदम है। अभ्युदय योजना के अंतर्गत ऐसे छात्रों को यह टैबलेट दिया जाएगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास वो सुविधा नहीं है, उनको दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन धन के अभाव में नहीं कर पाते हैं, या थोड़ा मोड़ा है लेकिन वो बड़े शहरों में, दिल्ली में या इलाहाबाद में, वहाँ पर जा कर के रह नहीं सकते हैं, उनकी ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, या उनका यहाँ पे घर पे ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम नहीं डेवलप हो पाया। उनके लिए एक टैबलेट के माध्यम से पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात होगी, उनके लिए ये लाभकारी भी होगा। युवाओं की अगर बात करें तो क्या उम्मीद थी, किस तरीके, जो रोज़गार की बात करें तो रोज़गार के लिए कैसे तैयारी होगी और उसके लिए बजट में क्या खास रहा? जैसे कि हमारी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें रोजगार पे भी, श्रमिकों पे भी विशेष ध्यान दिया गया है उनके लिए। और जो ये डिजिटल क्रांति के लिए जो टैबलेट, लैपटॉप, इनका भी उस पर जिक्र किया गया है बजटों के लिए। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमें, जैसे इस महामारी के दौर में अभी कोरोना से हम लोग गुजरे तो वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे, तो बहुत सारे काम है जो ऑफिस से नहीं हो सकते थे, वो घर पर बैठ के करेंगे, तो लैपटॉप और टैबलेट के माध्यम से जो आसानी से हो सकते थे। या कहीं दूर शहरों, बड़े दूर के शहरों में अगर हमको जॉब की सर्च करना हो, खोजना हो, तो सारी चीज़ें हमको ऑनलाइन माध्यम से, लैपटॉप और टैबलेट के माध्यम से हो सकती थी और घर से हो जाए। क्या लगता है, अगर महिलाओं से जुड़ी हुई बात करें तो इस बार का जो बजट है महिलाओं को ध्यान में रखकर बना है या क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी कि मतलब महिलाओं, जैसे अभी कोरोना की वजह से ज़्यादा तो महिलाओं को मतलब 90% तो रिकवरी हो गई, लेकिन 50% ही रिकवरी हो पाई है महिलाओं के लिए। उन लोग को ज़्यादा सबकी जॉब चली गई है कोरोना की वजह से, सैलरी नहीं मिली है। वो लोग मेनली मतलब बहुत ज़्यादा फेस किए हैं हर्डल अपनी लाइफ में, इसलिए उनको देखते हुए कि मतलब उनको इसमें अपना सब स्मॉल कह सकते हैं कि स्मॉल अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए उसमें हेल्प करनी चाहिए। मतलब बजट को लेकर हम कह सकते हैं कि मतलब उसमें हेल्प करें कि स्मॉल अपना बिज़नेस स्टार्ट कर। एक बड़ा इशू रहा है, सभी सरकारें कहती हैं महिलाओं की सुरक्षा की बात। क्या लगता है, सुरक्षा की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार इस पर कितना मतलब युवाओं का ध्यान आकर्षित कर पाएगी? सुरक्षा की बात कहें तो अभी बहुत कुछ नहीं उतना आया है, लेकिन अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। देखा जा सकता है कि रोज़ आए दिन हमारे अखबारों में ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जिसको पढ़ के एकदम दिल दहल जाता है, लेकिन उसके लिए अभी कोई भी उतना सही सटीक काम नहीं हो पा रहा है। एकदम उस तरह का बजट को ऐसा कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से कि मतलब महिलाओं के लिए कुछ और किया जाए, कुछ और बेहतर, जिससे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए इसके लिए, कि ताकि और ये वैसे जैसे जो जुर्म हो रहे हैं वो फिर हो ना पाए। शिक्षा के क्षेत्र में वो मतलब उतनी अच्छी से तैयारी नहीं कर पाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो इस बजट को इस मतलब विषय का भी ध्यान रखते हुए इस बजट को पास किया गया है। छः स्तंभ है, वैसे तो काफ़ी विस्तार में पेश किया गया है, लेकिन इसके 6 प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी दिया गया है, और एक सरकार के बारे में भी सोचा गया है। और हम छात्रों के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि सर, अब हम अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई छात्र है तो वो भी तैयारी कर सकेगा सरकार के मदद से। तो कहीं ना कहीं जो बजट प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया है, उसको लेकर सभी में यह उम्मीद है और यह कोशिश भी थी कि बेहतर से बेहतर बजट आए। कहीं ना कहीं सरकार ने बढ़िया से बढ़िया बजट पेश करने का काम भी किया है और उससे सभी वर्ग लगभग संतुष्ट दिख रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया और दिखाया, तो लोगों का भी यही मानना है कि प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है वह काफ़ी लोगों के काम आएगा। सिटी 1 के लिए अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ निखिलेश प्रताप सिंह। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव ने बताया, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 20 और 21 के लिए फिर से बजट पेश किया है और इस बजट में क्या खास होगा, हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का बजट चाहते थे और कैसा बजट प्रदेश सरकार ने दिया है। जी देखिए, बहुत सीधी सी बात है
कि जो वर्तमान बजट है वो 5,50,270 करोड़ रुपए का इस बार का अगला बजट पेश किया गया है और ये योगी सरकार का अंतिम बजट है। जो पिछला बजट प्रस्तुत किया गया था योगी सरकार के द्वारा और उसमें जो प्रस्ताव प्रस्तावित थे वो 5,12,870 करोड़ रुपए का था, जो कि उससे पहले के बजट से 30,000 करोड़ के करीब में अधिक था। ये करीब 27,500 करोड़ का इसमें अधिक बजट है, जो कि नई परियोजनाओं के लिए। जो उनकी गन्ने की मूल्य थी उसके भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उस पर भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। नहीं आपकी ठीक है, तो इस वजह से मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये बजट ना किसानों के लिए है ना युवाओं के लिए है। इसमें केवल आगे का प्रस्तावित किया गया है, जो कि आगे आने वाली जो सरकार होगी वो इनके बजट पर लिखे गए कार्यों को पूरा करेगी। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। अब साफ साफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना है कि जिस तरीके से इनको उम्मीद थी, लोगों को उम्मीद थी कि बजट लोक लुभावन होगा और लोगों के हित में होगा, वैसा नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वाले अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ आपराधिक किस्म के लोगों के असलहों को निरस्त करने सहित विभिन्न विषयों पर सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन सभागार में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन की अध्यक्षता में पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मौजूद डीआईजी जोगिंदर कुमार ने सभी थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों से कहा कि अपराधियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द उन्हें जेल भेजने का कार्य किया जाए। अवैध कच्ची शराब, अवैध असलहे सहित अन्य अपराधों पर पूर्ण रूप से विराम लगाया जाए। इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, एडीएम वित्त आर.के. सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। संवेदनशील प्लस पे संक्षेप में प्रकाश डाल दे रहा हूँ। हमारे जनपद में कुल सरदार नगर, खजनी और कौड़ीराम, ये दायित्व भी हमने वीडियो साहबान निर्वाचक नामावली का हमारा अंतिम एक्सरसाइज की है और उसमें फिर अगर आवश्यकता होगी तो हम एसडीएम साहबान के स्तर पर इसको डिस्कस करेंगे। आज जो मीटिंग है आप लोगों को बुलाई गई है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी तक सेंसिटिव नहीं है आप लोग इलेक्शन को लेकर के, तो दिस इज मीटिंग फॉर सेंसिटिवनेस। आप लोग अभी से तैयारी कर देंगे थाना स्तर पे, थानाध्यक्ष, सीईओ, एसडीएम्स, और जो मैं फिगर्स है वो बताऊंगा आपको कि स्थिति क्या है अभी धरातल पे। आप खुद अपने थाने की देख सकते हैं, सर्कल अफसर अपनी देख सकते हैं और क्षेत्राधिकारी और एसडीएम साहब अपने एरिया का देख सकते हैं। 107-16 में जो कार्रवाइयाँ हो रही है अभी तक 107-16 में जो अभी सीडीओ साहब बताया 107-16 की कार्रवाई आपको करानी ही करानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अराजक तत्वों और जो इलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं ऐसे लोगों को करानी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यह चिन्हीकरण एसडीएम साहब, सीईओ साहब और एसएचओ को साथ में बैठ के करना पड़ेगा कि किनको हमें बाउंड डाउन कराना है। अब 107-16 कर भी दी मान लिया आपने, उसका फर्क क्या पड़ेगा? जब तक 116 दिन में पाबंदी नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज की स्थिति यह है कि 116 दान में पाबंदी 0 है। और ये वोट भी ऐसे होता है, देखिए मैनुअल वोट है, नंबर ऑन ईवीएम तो होता नहीं, और चिन्ह होता है उस पर डब्बे में डालना होता है। 4 वोट एक आदमी डालता है, प्रधान को तो है ही है, तो फिर ग्राम पंचायत सदस्य का भी एक वोट पड़ता है, वो अलग रंग का होता है, ट्रेनिंग में बता देंगे। उसके बाद बीटीसी सदस्य का भी एक वोट पड़ता है, उसको भी अलग रंग का पर्ची होता है। उसके बाद जिला पंचायत जो वार्ड का होता है वो सदस्य चुनता है। एक आदमी जाकर के 4 वोट देना होता है और समय भी बहुत कम रहता है कोरोना काल में, इसलिए चुनाव आयोग ने समय बढ़ाने के लिए भी अभी बात कर रही, समय भी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन व डीआईजी जोगिंदर कुमार ने बताया, पंचायत चुनाव का तैयारी का पहला मीटिंग एक तरफ से, अब जान ही रहे लगभग तो पंचायत चुनाव का तैयारी तो पूरा हो गया है, आरक्षण का प्रक्रिया चल रहा है, उसके बाद चुनाव का नोटिफिकेशन कभी भी हो सकता है। उसी के आज तो खासतौर पे सभी ऑफिसर को बुला रखा है, एसएचओ लेवल का, सीईओ लेवल पे और एसडीएम लेवल पे और बीडीओ लेवल पे और एडीएम लेवल पे, और सभी का हम लोग क्लियर किए हैं। टोटल कितने बूथें हैं, 30 लाख को ऊपर का वोटर है, उन लोगों का बेसिक सुविधा कैसे करना है
और संवेदनशील अधिसंवेदनशील का अभी से चयन करना है, और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या तैयारी करना, उसी का तैयारी मीटिंग था। और लगातार हम लोग हर सप्ताह मीटिंग करेंगे। उम्मीद है जो शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। असलहों को तमाम और बिंदुओं पर चर्चा। देखिए लगभग 23,000 लाइसेंस होल्डर है गोरखपुर में, और उसी का सत्यापन करा के ये जो हमेशा ये चुनाव का पहले एक प्रक्रिया होता है, उसका जो लाइसेंस होल्डर है उन्हीं का हम लोग वेरीफाई करते हैं ताकि वो बंदूक किस हाथ में है, और उसके बाद फिर यदि उनका ज़रूरत पड़ता है तो उनका रहने देते हैं, इसे नहीं तो जमा कराते हैं। इसी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं उसकी एक नॉर्मल बैठक शुरुआत में की गई है। उसमें सभी SHOs, SDMs, COs उनको निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में जो भी कार्रवाइयाँ करनी है वो करा ली जाए। जो भी अराजक तत्व है, जैसे ऐसे एलिमेंट्स जो चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनके खिलाफ 107-16 की कार्रवाइयाँ करा ली जाए, उनको 116(3) में पाबंद करा ली जाए। पिछले इलेक्शन जितने भी हुए हैं, पंचायत इलेक्शन, विधानसभा या लोकसभा के जो भी इलेक्शंस हुए हैं, इसमें जिनके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके विरुद्ध अवश्य निरोधात्मक कार्रवाई करा ली जाए। वो 107-16 की हो सकती है और गुंडा की हो सकती है, गैंगस्टर की भी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग, ऐसे लोग जो अराजकता फैलाते हैं, जिनके खिलाफ बॉडी ऑफेंसेस हैं और जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई अवश्य करा ली जाए। ये निर्देश दिए गए हैं। और जितने मुकदमे जिनके खिलाफ है और शस्त्र लाइसेंस भी जिनके पास है, उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करा दिए जाएँ। इसके लिए शस्त्र निलंबन की रिपोर्ट्स DM साहब के यहाँ भेज दी जाए। उसमें हम लोगों ने अभी तक 46 शस्त्र लाइसेंस जिले में निरस्त कराए हैं। जिलाधिकारी सभागार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला सतर्कता मॉनिटरिंग समिति की बैठक इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में की गई। बैठक के दौरान CDO ने सभी मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम द्वारा जिले में घटित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलाई जाए। अभी 16 की आप आज 5 क्यों ये बताओ, 17 की आप क्यों वोट कर रहे हो? 17 की अभी जो सेशन है सर, प्रथम किस्त जो है उसके लिए अब क्यों वोट कर? कल्याण को दे दिया जा चुका है, उसमें अभी पीड़ित को पैसा मिल रहा है। आप सुनो बात को घुमा मत, वो फाइल तुरंत जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 21-22 का वित्तीय बजट पेश किया। इसी क्रम में नगर निगम में नगर महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक कर बजट से शहर को होने वाले लाभ और चौमुखी विकास पर चर्चा की गई। बैठक में उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी सहित नगर निगम के पदाधिकारी एवं पार्षद मौजूद रहे। खोले नहीं रहा मीडिया, पूछिए मोबाइल लेके गए हैं। संक्षेप में बजट के बारे में संक्षेप में आए थे। की आरआई संख्या 1042 में से 1042/1 रकबा 0.020 हेक्टेयर, आरआई संख्या 1042/2 रकबा 0.008 हेक्टेयर, आरआई संख्या 1042/2/2 रकबा 0.008 हेक्टेयर व आरआई संख्या 142/3 रकबा 0.020 हेक्टेयर, आरआई नंबर 142/4/1। बोगस रखिए आपदा के संदर्भ में थोड़ा सा बजट करके मान लिया जाए। अरे उसके लिए पुनरीक्षित बजट का इंतजाम तो सिस्टम में है ही। पुनरीक्षित बजट नहीं रखा। अरे भाई पुनरीक्षित आप देखिए ना, आपने रखा इसमें। पिछली बार भी 0 आया था, इस बार भी 0 है, इससे पहले भी 0 था। हम भी अनुमान समझ रहे हैं।
अगर हम जिन सब चीज़ों को बजट में नहीं रखेंगे तो पैसा आने पर वो कार्य कराने में हमें दिक्कत होगी। ये बात सही है, ये बात सही है। बजट पेश किया जाए तो बजट को इसीलिए आशावादी रखा जाता है कि बजट को कम से कम आओ। चलिए ठीक है, स्पष्ट कर दूं कि 1042 बजट के बाद पाकिस्तान को है जबकि 1042 4 दिया दूसरा प्रस्ताव है श्री शौकत अली मोहल्ला कवादा को में पुराने मामले से तुरंत बने। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, उप सभापति चुने जाने के बाद हम लोगों ने उप सभापति चुने जाने की इस कार्यकारिणी में पुष्टि की है और साथ ही साथ सभी पार्षदों के अनुरोध पर 30 लाख रुपये का काम वोट फंड से कराने की स्वीकृति की गई है। सभी पार्षदों के सहयोग से जो 170 हम लोगों के बोर्ड के आने के पहले 127 करोड़ की लायबिलिटी थी, वो 40 करोड़ रुपये हो गई है। नगर निगम ने अपने इस आर्थिक स्थिति को सुधारा है, इसके लिए सभी हमारे पार्षद और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। आगे कोरोना काल को देखते हुए बजट पार्षद निधि से कम किया जाएगा, उसे बढ़ाकर 18 लाख से 30 लाख रुपया कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शिक्षक शिक्षा में क्रियान्वयन, पाठ्य चर्चा, प्रारूप एवं विकास के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं विद्या भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया, जिसमें संरक्षक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, संयोजक प्रोफेसर हिमांशु पांडे, सह संयोजक प्रोफेसर सुषमा पांडे व डॉक्टर राजीव शरण शाही की मौजूदगी में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय संगोष्ठी में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय परिवार के प्रोफेसर, छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। लेकिन ये जो शिक्षक शिक्षा है इसमें जो 18 लाख और प्रत्यक्ष रूप से 10-12 लाख एडमिशन इतने बड़ी संख्या में शिक्षकों लोग इस बात पे करते हैं कि शिक्षा के लोग कि अधिकांश जो ये महाविद्यालय हैं आपको बताने के लिए क्यों इसलिए हो सकता है। मुझे खुशी है इस बात की है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई प्रोग्राम हमारी यूनिवर्सिटी में हुए। मैं बहुत सारे प्रोग्राम का चीफ रहता हूँ। अभी लास्ट 10 दिनों में 3 प्रोग्राम का मैं चीफ था। तो शिक्षा मंडल के माध्यम से IIT जमशेदपुर, NIT दरभंगा और मधु के 26वें प्रोग्राम है। कुछ वोट सीट लगी हुई है कि कौन कितने ज्यादा प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कराए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया, एक सेमिनार था और ऐसे बहुत सारे सेमिनार हुए हैं विश्वविद्यालय में, लेकिन मेरे को लग रहा है इसमें ये एक नई पहल जो DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी कर रहा है, इसमें जो विद्यार्थियों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में हर विभाग में ये एक व्यवस्था बने जिससे कि जो विद्यार्थी खासकर PG और PhD स्टूडेंट का जो फीडबैक है वो एक हमारे पॉलिसी डिसीजन में आए। तो वो पॉलिसी डिसीजंस हम गवर्नमेंट को भेजेंगे कि ये, क्योंकि जो इसमें सबसे बड़ी बात है जो कोर्स करिकुलम को एनरिच करना, उसको CBSE सिस्टम में लागू करना, तो वो स्टूडेंट कैसे लेता है, इसको स्टूडेंट कंफर्टेबल है। कई स्टूडेंट पे बहुत भार तो नहीं हो जा रहा है, स्किल के नाम पे स्किल एनहेंसमेंट हो रहा है या ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि एक बहुत थ्योरेटिकल ज़्यादा हो जाए। तो इसमें स्टूडेंट का फीडबैक आना जरूरी है। तो मेरा ख्याल ये आज एक बहुत अच्छी शुरुआत है। चौरी चौरा शहीद महोत्सव के दौरान प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस महोत्सव को 1 वर्ष तक हर हफ्ते
शहीद स्थलों पर पुलिस के जवान बैंड बजा बजा कर शहीदों को नमन करेंगे। उसी के अनुपालन में बीते रविवार को जिला कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्थल पर जेल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामधनी व प्रतिसार निरीक्षक उमेश दुबे के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को बैंड धुन बजाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वर्ष 21-22 की जलकल एम्प्लॉय यूनियन का वार्षिक चुनाव नगर निगम समन्वय समिति के अध्यक्ष रामप्रकाश सिंह की उपस्थिति में सकुशल संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को जलकल एम्प्लॉय यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बधाई देते हुए यूनियन को और मजबूती प्रदान करने की बात कही। सबको पहना ही वो चुनाव हुआ है ना, पदाधिकारी बता रहे हैं, बना लें फोन कर सबको सबको बनाते हम नहीं डालेंगे भाई, हमको डालेंगे। अरे भाई ये कोई बात नहीं, जो डाला है उसको आप नहीं कर पा रहे हैं। अरे जब पूरा पड़ गया था तो चाटुकुल पानी
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष राम आधार दास पटेल ने बताया 2021-22 का जो यूनियन का चुनाव संपन्न हुआ। विधान के अनुसार यहाँ 9 पदाधिकारी चुने जाते हैं और 10 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। 19 कार्यकारिणी की टोटल यूनियन होता है। कितने लोग इस बार चुनाव लड़ेगा? सब सर्वसम्मत से ही चुनाव हुआ है इस बार जो है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये है कि कर्मचारी हित में ही काम करने का होता है हर संगठन का जो है, और संगठन का मानना है हमेशा कि जनहित, विभाग हित और कर्मचारी हित में ही काम किया जाए। उस पर हम हमेशा कार्य करते रहेंगे। सभी चुनौतियों का सामना हम लोग जो मिलजुल करके संगठन के माध्यम से, चाहे कर्मचारी समस्या हो या विभाग का समस्या हो, उसको हम समाधान कराने का प्रयास किया जाए। सोमवार को नगर निगम परिसर में कैंप लगाकर कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें नगर निगम के सफाई कर्मियों, अन्य कर्मियों के साथ पुलिस कर्मियों को भी वैक्सीनेशन लगाया गया। लगभग 300 कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। नीचे का नंबर आया है 8953। सिटी वन संवाददाता से वार्ता करते हुए मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अखिलेश श्रीवास्तव व पुलिसकर्मी ने बताया, वैक्सीनेशन आज कोरोना वैक्सीन का चल रहा है और इसमें सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को वैक्सीन लग चुका है। लगभग 300 कर्मचारियों को लग चुका। जो लोग वहम फैला रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन में ये दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ लगातार वैक्सीन चल रहा है और अभी तक कोई किसी को ऐसा कुछ नहीं मिला। बस थोड़ा बहुत यही फीवर जनरल हर वैक्सीन में होता है। कुछ लोगों को हुआ है कि हल्का फीवर हुआ और बाकी हर कहीं कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल रूम का कर्मचारी हूँ और आज मेरा पहला डोज लगा है और बहुत बढ़िया लगने के बाद हमें बहुत ही इजी फील हो रहा है। कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में लगवा के इसको आप लोग सफल बनाएंगे। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? और लोगों से कहना है कि बिल्कुल बिना झिझक, बिना हिचक आकर के अपना वैक्सीन का पहला डोज प्राप्त करें। समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित कार्यालय पर जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी की अध्यक्षता में पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय दीप नारायण यादव की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसका संचालन निवर्तमान महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम व जिला महासचिव अखिलेश यादव ने किया। मौजूद नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान जगदीश यादव, मोहसिन खान, चंद्रबली यादव, अवधेश यादव, प्रहलाद यादव, मनोरंजन यादव, कृष्ण कुमार त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। करके हम लोगों को सीखने को मिला। गोरखपुर में राजनीति तो मैंने दिल्ली से ज्वाइन किया था, लेकिन गोरखपुर में हम लोग कुछ सदस्य मिल करके यूथ ब्रिगेड के संस्थापक सदस्यों में हम लोग रहे। हमारे दूसरा उन्हीं के नर्सरी में उन्हीं के साथ
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और महान समाजवादी चिंतक गोरखपुर जनपद के समाजवादी पार्टी के प्रथम जिलाध्यक्ष रहे स्वर्गीय दीप नारायण यादव जी की आज 18वीं पुण्यतिथि है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जितना भी संगठन के अध्यक्ष रहे हैं वो सभी संगठनों के गोरखपुर जनपद के अध्यक्ष रहे हैं। लगातार उन्होंने संघर्ष किया और गोरखपुर जनपद में बड़े पैमाने पर समाजवाद का एक उन्होंने नर्सरी लगाया और आज गोरखपुर जनपद में जितने भी बड़े नेता हैं, आज बड़े पैमाने पे जो समाजवादी नेता हैं उन्हीं की उपज हैं। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के बैनर तले नगरीय वितरण मंडल रेलवे स्टेशन अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर राजस्व संग्रहण केंद्रों पर कार्य कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं नियमित कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर तीसरे दिन भी धरना आंदोलन जारी रहा, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राम अवतार यादव एवं संचालन अरुण कुमार गुप्ता ने किया। पंचायत जिंदाबाद, 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 हमारे साथी जिंदाबाद, 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 आंदोलनकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, विश्वनाथा मुर्दाबाद, 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 विश्वनाथा मुर्दाबाद, 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 लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, हल्ला बोल, 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 विश्वनाथा होश में आओ, इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अधीक्षण अभियंता यूसी वर्मा ने बताया कि अक्टूबर में इनकी जो डिमांड है, अगस्त और सितंबर का तो पेमेंट कर दिया गया है। अक्टूबर का बिल हमें जो मिला है वो 8 फरवरी को हमने मुख्यालय को भेज दिया है पेमेंट के लिए। आज एमडी साहब से बीसी के दौरान बात भी है, उन्होंने कहा अक्टूबर का पेमेंट हम आज शाम तक भेजने का कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम भुगतान कर देंगे। उसके बाद कोई ना बिल मेरे पास लंबित है ना डिस्कॉम पे लंबित है, तो इसलिए एजेंसी से और कहा गया है कि जल्दी से जल्दी बाकी बिल लगा दें। तो हम लोग जनवरी तक का, एमडी साहब ने कहा है कि जनवरी तक का पेमेंट हम फरवरी में करना चाह रहे हैं, बस बिल वो टाइम से भेज दें उनके पास। हाँ बिल्कुल, 1 महीने का बिल पेंडिंग है डिस्कॉम में अक्टूबर का, जिसे उन्होंने आज ही शाम को देने का हमसे कहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आज कर देंगे तो कल या परसों तक बैंक में पैसा आ जाएगा, हम तुरंत उन्हें चेक काट के दे देंगे। प्रदेश में समस्त ऊर्जा निगमों में कार्यरत यांत्रिक संवर्ग के टेक्नीशियन कर्मियों की लंबित मांगों व समस्याओं का ऊर्जा प्रबंधन द्वारा समाधान किए जाने से संवर्ग में व्याप्त भारी रोष के दृष्टिगत शुद्ध होकर राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा 9 चरणों में प्रांत व्यापी आंदोलन के चतुर्थ चरण में प्रवेश के विद्युत क्षेत्र के मुख्यालयों समेत मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष ध्यानाकर्षण विरोध प्रदर्शन किया गया। गोरखपुर क्षेत्र के चारों जिलों गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर के समस्त तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहे, जिसकी अध्यक्षता अखिल आनंद उपाध्याय एवं संचालन नरसिंह मौर्य ने किया। पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग अपनी पाएंगे शासन से टकराएंगे, मांग अपनी पाएंगे शासन से टकराएंगे। राष्ट्र प्रबंधन हौसला ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीत फिरंगी चांद दुरंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नीत फिरंगी चांद दुरंगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्याय मांगना अगर बरावत तो समझो हम बागी है, न्याय मांगना अगर बरावत तो समझो हम बागी है, न्याय करो। सिटी वन संवाददाता से बातचीत करते हुए विद्युत परिषदीय प्राविधिक कर्मचारी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया, कर्मचारियों के तकनीकी संवर्गों का है कि वेतन वृद्धि जो सभी संवर्गों का बार बार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो इस फील्ड में काम करने वाले हैं, जो ऑपरेशन में काम करने की समस्या को नहीं सुनी जा रही है। दूसरा मांगे है प्रमोशन, जो हर संवर्ग का जो एक्सीएन हो, चाहे जेई हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे डायरेक्टर स्तर के प्रमोशन का जब भी सीट खाली होती हैं 6 महीने भर दी जाती है। लेकिन हमारी जो तकनीकी संवर्ग की समस्या है, जो तकनीकी से जेई बनाया जाता है उसको सीटें वैकेंस रखी जाती हैं। 400-500 सीटें जब हो जाती हैं तो उसके साथ 3 साल 4 साल पर उसको आप भर रहे हैं। ये सब मांगे हैं। फिर से मैंने वेतन वृद्धि है जो 2009 से लेकर 2015 तक एक वेतन वृद्धि के साथ हम लोग का लगता था वेतन हो नहीं दिया गया।
जेई का दे दिया गया, मेरा नहीं दिया गया, ऑफिस एक्सीजन का दे दिया गया, मेरा नहीं दिया गया। इन सबों को मांगों को लेकर फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं उन समस्याएं जो आ रही हैं उनको लेकर, कुछ समस्याएं उनकी लेकर मांगे। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल अंतर संकाय वॉलीबॉल पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को किया गया। इसका शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जी.के. लाल ने फीता काट कर किया। उद्घाटन मैच लॉ डिपार्टमेंट और आर्ट डिपार्टमेंट के बीच खेला गया। So before the start of this inaugural match, I would like to request our Chief Guest sir to please have कौन की सही टीम के बीच में है। ईश्वर हमारे रक्षक, आप हमारे साथ इस नए दिन की जिंदगी में प्रवेश करें। हमें जो कुछ भी करना है उसमें आप हमारे साथी बने, हमारी कठिनाइयों में हमारा मार्गदर्शन करें, दुर्बलता के समय हमें शक्ति दें, चाव से अपने सभी कर्तव्यों को पालन करने, साहस के साथ अपने सभी दुखों को सहने तथा मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जी.के. लाल ने बताया, तो हमारे यहाँ जितनी फैकल्टीज़ हैं उन सबके स्टूडेंट्स की टीम बनाई गई है, मिला करके सबका ट्रायल हुआ और उनमें से टीम का सिलेक्शन हुआ है। तो क्योंकि कॉमर्स और केवल बीकॉम है, कॉमर्स में हमारे यहाँ और बीएड में ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, इसलिए कॉमर्स और बीएड की एक टीम बनी है। बाकी आर्ट, साइंस और लॉ की 3 टीमें हैं, 3 टीमें ये और 1 टीमें वो, तो टोटल 4 टीमें हैं, 4 फैकल्टीज़ का ये टूर्नामेंट हमारा आज शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन सत्र था जिसमें आप लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस टूर्नामेंट के उद्घाटन सत्र को कवर करने के आने के लिए, और मेरा विश्वास है कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा चलेगा और हमारे खिलाड़ी और हमारे दर्शक सभी इसका आनंद लेंगे। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। साईं प्रणाम।